नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एंकर देव। क्या आपके बाल भी झड़ रहे हैं? आप भी गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। जी दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आज मैं आपको लेकर पहुंचा हूं बठिंडा शहर के नामदेव रोड पर बने हुए गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर। आपको दिखाएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के जो स्टेप हैं वो कैसे स्टार्ट होता है और हर एक स्टेप आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ध्यान रखना है, कितने दिनों के बाद आपने क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्टर साहब के पास। आइए। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की सारी जानकारी के लिए अब मैं मिलने के लिए पहुंचा हूं डॉक्टर दिवाकर गर्ग जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे बिना ये सर देखो खाली होता जा रहा है, तो ये सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रॉब्लम मुझ में आई कैसे, क्यों ये मेरे बाल झड़ गए इतने सारे एकदम से सर? मैं थोड़ा चेक कर लूँ आपको पहले। जी डॉक्टर साहब। इसमें जो आपका है, मैंने आपका चेक किया है। दिस इज़ द आपकी फ़ोटो है ये। जी सो ये आपका बाल्ड एरिया है। जी तो ये पूरा अब क्लियर अब दिखना शुरू हो गया है। जी सर। ठीक है। सो इसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस। जी तो ये आप जब भी आप किसी के देखोगे जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम आती है वो हमेशा मेल्स में आती है, कभी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती। जी हमारी जो मिथ्स होती हैं कि ये पानी के कारण चले गए, हमारे स्ट्रेटनिंग की वजह से चले गए, हमारा घर का वहाँ का टेम्परेचर ठीक नहीं है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, मैंने जेल लगा ली थी इसलिए झड़ गए, मैं बीमार हो गया था इसलिए झड़ गए। तो ये रीजंस नहीं होते हैं। जी तो ये जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम है ये हमारी जेनेटिक होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये घर में किसी को प्रॉब्लम है, आपके फादर साइड में, दादा में, या आपके नान के साइड में किसी को है प्रॉब्लम? ये दाद का साइड, ये दादाजी के भी बाल झड़ गए थे, मतलब कम थे, और डैडी को भी यही प्रॉब्लम है और सेम मुझे भी आती जा रही थी, इसीलिए मैं यहीं पहुंचा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। तो जैसे अनिल जी ने बताया कि इनके फादर साइड में ये प्रॉब्लम है, बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फादर साइड में ये बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो भी आपको, अगर नहीं है तो आपके वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके नान के साइड से भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपके मामा में प्रॉब्लम होगी या नाना में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप हमेशा देखोगे आपकी मदर को प्रॉब्लम नहीं होगी है, तो उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मदर में क्यों प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके ये नान के साइड में भी प्रॉब्लम हो या दाद के साइड में प्रॉब्लम नहीं है या नान के साइड में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। इसका रीज़न क्या होता है कि जो जीन्स, इसको हमें हमेशा जेनेटिक बोलते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस जेनेटिक होती है हमेशा ये। तो इसका जो, अगर दाद के साइड में भी प्रॉब्लम नहीं है, नान के साइड में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कई लोगों में, कई मेल्स में ये नए जीन्स बन जाते हैं। जैसे कि ये जीन्स अपनी मदर में रिसेसिव थे और फादर में रिसेसिव थे, तो दोनों मिलके डोमिनेंट हो गए और वो दिखने लगे अपने बच्चों में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो अनिल जी के आगे बच्चे हैं उनमें भी बाल्डनेस की प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है वो इनके जो जीन्स हैं उनमें रिसेसिव हो जाएं, तो हो सकता है उनमें ये प्रॉब्लम आए। हो सकता है इनके बच्चों के आगे बच्चों में ये प्रॉब्लम, बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाए। तो दिस जीन्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन ब्लड रिलेशंस, और नए जीन भी बन सकते हैं। अब ये जीन्स के कारण बाल्डनेस क्यों आती है कि जिनमें ये जीन्स होते हैं उनमें हमारा हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं एक बड़े इजी वे में आपको समझाता हूँ कि अगर जिस पोजीशन में जीन्स हैं तो उसमें ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, बालों पे अटैक करता है। तो जीन्स जो होते हैं इन बालों में होते हैं, जी इन बालों में। जी ये पीछे के बालों में ये जीन्स नहीं होते, जी दाढ़ी के बालों में ये जीन्स नहीं होते, बॉडी के बालों में जीन्स नहीं होते। तो जिन बालों में ये जीन्स हैं
तो उन पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अटैक करेगा और धीरे धीरे ये बाल्डनेस की प्रॉब्लम आती रहेगी। और ये बाल्डनेस की प्रॉब्लम हमेशा इस एरिया में आएगी। जी, यही खाली हो ठीक गया है, इस एरिया में आएगी। आप जिस भी पेशेंट में देखोगे बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो हमेशा इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में नहीं देखोगे, नहीं आते। या दाढ़ी में नहीं देखोगे। जी, तो जीन्स जो है इन बालों में नहीं होते, दाढ़ी में नहीं होते, बॉडी के बालों में नहीं होते। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो अब है वो अब लेडीज में नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। तो अगर उनमें अगर जीन्स हैं जी, तो अब उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जी, ठीक तो है। उनको झाड़ने वाला कोई नहीं है। सही है तो जी। इसलिए ये प्रॉब्लम लेडीज में नहीं आती, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। जी, अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर मैं आपका टेस्ट कराऊंगा तो ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आप में बढ़ी हुई आएगी, जी, या मैं आपका कोई टेस्ट कराऊंगा तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, जी। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी बिल्कुल सही आएगी। जी, ये प्रॉब्लम बालों में है, टेस्टोस्टेरोन में नहीं है। तो बालों में जीन्स ऐसे हैं जिन पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने अटैक किया, जी, तो ये कमी जो है बालों में है, वो इस एरिया के बालों में है। बिल्कुल। तो ये एरिया नहीं है आपका खराब। ओके। जैसे कोई पेशेंट सोचते हैं कि ये एरिया खराब है इसलिए बाल चले गए, ठीक है, और ये एरिया ठीक है इसलिए बाल नहीं गए। और अगर आपको लगेगा कि अगर ये बाल अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए जाएंगे तो ये भी झड़ जाएंगे क्योंकि ये एरिया खराब है, ये एरिया खराब नहीं है, यहाँ के बाल खराब थे। ओके। वो बाल जो खराब थे वो बचपन से ही थे, ब्लड से थे, जब आपका पैदा हुए तब से ही खराब थे वो। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हुआ 18 साल के बाद ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ओके। तो जब एक्टिव होना शुरू होता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। 18 साल से पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना एक्टिव नहीं होता है। ओके। सो जब भी बाल्डनेस की प्रॉब्लम आएगी ये 18 साल के बाद ही आती है। जी। ओके, और पूछिए आप जी। कैसे क्या करना है आप बताइए। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट आप करेंगे, क्या ये बाल मेरे ही लगाएंगे उतार के, या कुछ और अगर कम पड़ जाए किसी के तो किसी और के भी लगाए जा सकते हैं? जो आपकी अब जो बाल्डनेस आ गई है इसका अब हम इसका जो इलाज है वो ट्रांसप्लांट है। जी, जब बाल्डनेस आ जाती है, स्किन नीचे से दिखनी शुरू हो गई है, जी, तो अब इसमें कोई भी मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। ओके, मेडिसिन का रोल तभी है जब आपके बाल अभी झड़ने शुरू हुए हैं, ओके, अभी बाल्डनेस नहीं आई है। जी, अगर आप सोचो कि बाल्डनेस आ चुकी है, अब उसमें मेडिसिन से मैं बाल उगा दूंगा, आपके ये सिर भर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। ओके, तो ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर एरिया चाहिए। जी, तो डोनर क्या है? डोनर, इसको बोलते हैं रिसिपिएंट एरिया, इसको बोलते हैं डोनर एरिया। जी, तो डोनर एरिया क्या है? दिस इज द डोनर एरिया। ओके, मैंने बोला कि जीन्स का असर इन बालों पे नहीं है, नहीं है, है ना? सही है, तो ये बाल हम यहाँ से निकाल के अब यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो ये बाल आपके ही लगेंगे, ओके, किसी और के नहीं लग सकते। अगर मैं किसी और के बाल लगाऊंगा तो वो चलेंगे नहीं, नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। ओके, ठीक है, आपके बाल ही चलेंगे। आपके जो ब्लड रिलेशन में भी अगर हैं कोई, आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं, उनके भी बाल नहीं चलेंगे, ओके, सिर्फ आपके ही बाल चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डोनर होता है, प्राइमरी जो डोनर एरिया होता है जिससे अच्छा रिजल्ट आता है, वो हमारा पीछे का एरिया है। जी, सेकंड नंबर पे जो डोनर होता है वो बियर्ड होता है। ओके। अगर हमारे पीछे से बाल कम रहते हैं तो हम दाढ़ी से लेते हैं, जी, अगर फिर भी कम रहते हैं तो चेस्ट से लेते हैं। जी, तो लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट पीछे के बालों का आता है। जी, नंबर 2 पे जो रिजल्ट आता है दाढ़ी के बालों का आता है। तीसरे नंबर पे बहुत ही निग्लिजिबल सा रिजल्ट होता है जो वो चेस्ट के बालों का आता है। ओके, बहुत ही माइनर सा रिजल्ट होता है, अगर बहुत ज़रूरत पड़े तभी हम चेस्ट के बाल लेते हैं। ओके। जी सर, डॉक्टर साहब चलो मैं करवा लेता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट। चलो इसको करने में कितना समय लगता है सर? ये टाइम बताइए कितना समय लगेगा? ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से हम करते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है। जो है कि हम आपके बालों को पहले शेव करेंगे। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ और इसमें टाइम कितना लगेगा। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपके ये वाले बालों को हम मशीन लगा देंगे। ठीक है, मशीन लगा देंगे, उसके बाद हम इस एरिया को सुन्न करेंगे। जी, ठीक है, सुन्न करेंगे तो उसके बाद हम मशीन से बालों को निकालेंगे। जो बाल हैं उनको हम ग्राफ्ट बोलते हैं। जी, तो एक एक करके सेपरेटली रैंडमली हम उसको ग्राफ्ट को निकालेंगे। जी, एक ग्राफ्ट में जनरली दो से तीन बाल होते हैं। ओके, एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं। जी, तो हम वो बाल निकाल लेंगे, आपके जी, ग्राफ्ट निकाल लेंगे, उनको हम 1.5-2 घंटे में निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हम आपको ये मार्क करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बाल लगाने हैं। जैसे मैंने अभी मार्क किया आपका, जी, ऐसे ही मैं दोबारा फिर से आपका ऑपरेशन थिएटर में मार्क करूंगा। जी, उसके बाद हम छोटे छोटे से होल बनाएंगे। जितने हमने ग्राफ्ट निकाले हैं जी, उतने ही हमने होल बनाएंगे। ओके, तो हमें ग्राफ्ट गिनना जरूरी होता है, ओके, क्योंकि जितने ग्राफ्ट निकालेंगे उतने ही हमने होल बनाने हैं। जी,
तो कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो बाल तो गिने नहीं जा सकते, आप बाल तो नहीं गिनते होंगे। तो बाल अगर मैं नहीं गिनूंगा तो मैं होल कैसे बनाऊंगा? सही है डॉक्टर साहब, जितने ग्राफ्ट निकालूंगा उतने तो होल बनाने मैंने। बिल्कुल सही है तो सर। अगर ग्राफ्ट का मुझे नंबर का पता होगा तो तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैंने कितना एरिया है कवर करना है। जी डॉक्टर साहब, अगर मेरे पास बाल कम है, मैंने एरिया ज्यादा कवर कर दिया तो बाल ही खत्म हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो बालों को गिनना बहुत जरूरी है, पूरी कैलकुलेशन के पूरी साथ चलेगा। कैलकुलेशन के साथ चलेगा ये। ओके, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। सही है। उतने ही होल बनेंगे और जितने होल बनेंगे उसके बाद उन ग्राफ्ट्स को उन होल्स में डाल दिया जाएगा। ओके, ये पूरा प्रोसेस जो है 6-7 घंटे का होता है। ओके, ये प्रोसेस हमने 6-7 घंटे के अंदर ही खत्म करना होता है, ओके, क्योंकि जो बालों की लाइफ होती है बाहर निकालने के बाद वो 6 घंटे होती है। उसके बाद ये बाल डेड होना शुरू हो जाते हैं। ओके, कई पेशेंट मुझे कहते हैं कि सर आप ज़्यादा टाइम लगा दो, मेरे पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से काम करो लेकिन 10 घंटे लगा दो चाहे 11 घंटे लगा दो। उससे क्या होता है, रिजल्ट बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा, कम हो क्योंकि बाल बाहर बड़े बड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं। ओके, इसलिए हमें 6-7 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट खत्म करना होता है। अगर हमारा ट्रांसप्लांट लगता है हमें कि ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे दाढ़ी वगैरह से लेने पड़ते हैं कई पेशेंट में, तो हम ऐसा नहीं कि 10 घंटे में करेंगे, हम उसको 2 दिन में डिवाइड कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, 6 घंटे एक दिन, अगले दिन दाढ़ी से, तो 4 घंटे एक दिन। लेकिन आपके केस में दाढ़ी से बाल लेने की जरूरत नहीं जी। है, हमारे पीछे से ही काम चल जाएगा। आपके हमारे पास सफिशिएंट हेयर्स हैं तो जिससे हम कर सकते हैं। तो हमारा जो ये ट्रांसप्लांट है वो 6-7 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, आपने कहा पीछे से जब आप बाल लेंगे, कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे, तो उससे दर्द तो नहीं होता? वो पिन कितनी के अंदर तक जाती है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा डर लग रहा है इस बारे में। देखो, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो सब पेशेंट जो है ये पेन से बड़ा डरते हैं। जी, ट्रांसप्लांट से इतना नहीं डरते हैं, पेन से ज़्यादा डरते हैं। मेरे ख्याल से 90% पेशेंट इसीलिए ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हैं कि पेन होगा इसमें, जी डॉक्टर साहब, कोई साइड इफेक्ट होगा, ये ब्रेन का मामला है, सिर का मामला जी। है, इसलिए ट्रांसप्लांट से वो डरते हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो बिल्कुल, देखो कोई पहले हमें बाल निकालने के लिए हमें शून्य करना पड़ता है। जी, शून्य करे बगैर तो हम बाल निकाल नहीं सकते। जी, तो शून्य करने के लिए हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कोई इसके लिए क्रीम नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। जनरली जब हम जब ब्लड निकालते हैं तो वो नीडल होती है 20 गेज, 22 गेज। लेकिन जो हम शून्य करने के लिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसकी नीडल होती है 30 गेज, 31 गेज। जी, आपने इंसुलिन सिरिंज देखी होगी, जी, तो उससे हम शून्य करते हैं। वो बिल्कुल ही बारीक नीडल होती है, उससे हम शून्य करते हैं। जी, तो बिल्कुल आपको कीड़ी जैसा दर्द महसूस होगा, ओके, मतलब पता ही नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा, आपको टॉलरेबल होगा। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल पेन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट शायद महसूस हो कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जी, बट आपकी ऐसे नहीं है कि चीखें निकलेगी, आपको दर्द हो रहा है बहुत, ये बंद करो, बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा होगा। और उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक साथ साथ जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हम साथ साथ वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। जी, ओके, तो वाइब्रेटर क्या करते हैं, जब वाइब्रेटर यूज़ करते हैं तो इसको ब्रेन जो होता है वाइब्रेशन और पेन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। ओके, उसको समझ नहीं आता कि मैं वाइब्रेशन को फील करूं या मैं पेन को फील करूं। जी, इसलिए कंफ्यूजन हम क्रिएट करते हैं ब्रेन के लिए, ओके, ताकि उसको पेन महसूस ना हो, वाइब्रेशन महसूस हो। ओके, तो वाइब्रेशन से 50% जो पेन है कम हो जाता है। ओके, और ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि ये पेनलेस प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। जब शून्य करेंगे तो उसमें आपके 5 मिनट लगेंगे हमें शून्य करने में। जी, उसके बाद जब प्रोसीजर होगा उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होगा, 6 घंटे आपको कोई पेन नहीं होगा शून्य करने के बाद। ओके, जब आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, शून्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपको कोई पेन नहीं होगा। दैट इज अवर गारंटी, यू कैन से। ओके सर। ओके डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बता दीजिए, जैसे अब फिलहाल तो थोड़ा सा मेरा सीजन ऑफ है, लेकिन मुझे लगता है ये मैं कितने दिनों तक हम कोई काम, जैसे अब घर पे थोड़ा कंप्यूटर पे मैं काम कर लेता हूँ, कुछ मोबाइल पे ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, वैसे तो मैं एंकरिंग करता हूँ, वो तो चलो सीजन 2 महीने बाद है, लेकिन थोड़ा बहुत घर पे जो काम करता हूँ वो कितने दिनों में शुरू कर सकता हूँ डॉक्टर साहब मैं? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जनरली पेशेंट सोचते हैं कि इसके लिए महीना जो है रेस्ट करना पड़ता है, एसी में रहना पड़ता है, गर्मियों में नहीं करवाना चाहिए। देखो अभी आज 8 जुलाई हो गई है, गर्मियों का मौसम है, आप करा रहे हैं। तो गर्मी सर्दी से इसका ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, गर्मी और सर्दी से ट्रांसप्लांट का कोई लेना देना नहीं, सेम रिजल्ट आता है। ओके, सर्दियों में ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम है, गर्मियों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए लोग डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। और रही बात आपके काम करने की,
इसमें आप नेक्स्ट एक दिन का आप रेस्ट कर लें। ओके आज का दिन आपने सीधा सोना है, ओके कल आप एक दिन रेस्ट कर लें। जी उसके बाद आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, Okay. ऑफिस में काम कर सकते हैं, ओके आप थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकते हैं। ओके हल्का फुल्का रुमाल से ढक के, ट्रांसप्लांटेड एरिया को रुमाल से ढक के बाहर भी जा सकते हैं। जी 5 दिन तक आपने थोड़ी सी प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है। काम थोड़ा झुक के नहीं करना आपने, कोई ओके बाहर तीखी धूप में नहीं जाना, जी थोड़ा डस्ट से अवॉइड करना है। जी ये 5 दिन तक आपने अवॉइड करना है, ओके ठीक है। तीखी धूप में नहीं जाना, लेकिन बाहर जा सकते हैं ओके आप रुमाल वगैरह ढक के, रुमाल से ढक के या हल्की सी कैप से ढक के जा सकते हैं। झुकने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं झुकना, क्योंकि अगर आप झुकते हैं तो थोड़ी सी स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, माथे पे स्वेलिंग आ जाती है। ओके उससे कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर स्वेलिंग आ जाए वो नॉर्मल है, अगर आ गई है वो स्वेलिंग, अगर सूजन आ गई है तो वो एक बार अगर आएगी तो 2-3 दिन में चली जाएगी। वो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई वो एलर्जी नहीं होती, वो कोई ऐसा नहीं कि मेडिसिन का रिएक्शन है। वो जनरली जो हम इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न करने का, उसी का वाटर होता है जो स्किन में से यहाँ से निकल के स्किन में, इस स्किन में आ जाता है। ओके तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं कि कोई रिएक्शन हो गया, ब्रेन की स्वेलिंग हो गई है। तो कई पेशेंट ऐसे डर जाते हैं स्वेलिंग को जी, देख के। जी। तो स्वेलिंग अगर आप नहीं झुकोगे तो स्वेलिंग नहीं आएगी। Okay. और साथ में हम आपको एक मेडिसिन भी देंगे जिससे स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत कम है। आफ्टर 5 डेज आप सारे काम कर सकते हैं, झुकने वाले काम कर सकते हैं, बाहर आने जाने वाले काम कर सकते हैं, धूप में काम कर सकते हैं, कैप लेके बाहर जा सकते हैं, पानी डालना शुरू कर सकते हैं सिर पे। ये सारे काम आप कर सकते हैं। आफ्टर 10 डेज आप सारे हैवी वर्क, जिम वगैरह जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। आप बिना कैप के बाहर जा सकते हैं, पानी डालना सिर पे शुरू कर सकते हैं, सिर को मल के नहाना शुरू कर सकते हैं। ये सारे आप कर सकते हैं। 10 अच्छा दिन डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 10 दिन बाद मल के नहा सकते हैं, पहले नहीं? पहले आप कैसे? नहा सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। अच्छा, only। लेकिन आपने उसको रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है। ट्रांसप्लांटेड एरिया को रगड़ना नहीं है। ओके क्योंकि 7 से 10 दिन लगते हैं रूट बनने में। ओके तो 7 से 10 दिन आपने बालों को रगड़ने से बचाना है, सोते टाइम हाथ लगने से बचाना है। ओके डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे FUE टेक्निक से करते हैं, और यहाँ पे मेरे दोस्तों ने काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और मैंने उनको भेजा भी हाँ आप वहाँ से कराइए। हम बठिंडा से हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, कई लोग चंडीगढ़ से कराते हैं, कई अब्रॉड से कराते हैं। एक तो ये बताइए, कोई यहाँ और वहाँ की कोई टेक्निक में फ़र्क है, या कोई मैं चंडीगढ़ करवाता तो मेरा रिजल्ट बढ़िया आता, या मैंने सुना है कई लोग लेज़र से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई DHI टेक्निक है, या रोबोट से भी सर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है? इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। हम गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में हम FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टेक्निक्स होती हैं। ओके वन इज FUT टेक्निक एंड वन इज FUE टेक्निक। जी FUT टेक्निक होती है फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जी और FUE टेक्निक होती है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ओके FUT में एक पीछे से स्किन ली जाती है, उसमें से बाल निकाले जाते हैं, पीछे जो स्किन ली है वहाँ पे टांके लगते हैं, और लगाने का मेथड सेम ही होता है। FUE टेक्निक में सीधा सीधा बाल लिए जाते हैं स्किन में से रैंडमली, और उसको इम्प्लांट किया जाता है। सो ये 2 टेक्निक है। ओके अब कोई FUT टेक्निक अच्छी करता है, कोई FUE टेक्निक करता है, जिसमें जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है। जी जिस डॉक्टर का FUT टेक्निक में एक्सपीरियंस अच्छा है वो उसमें अच्छा करेगा, जी। जिसमें FUE टेक्निक का एक्सपीरियंस अच्छा है FUE का अच्छा करेगा। जी। और कई डॉक्टर जो है FUT और FUE को कंबाइन करके भी करते हैं। ओके लेकिन हम गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में FUE टेक्निक से ही कर रहे हैं 10 साल से, जी। एंड वी आर एक्सपर्ट इन FUE टेक्निक। हमने कभी भी FUT टेक्निक नहीं की, लेकिन FUT टेक्निक भी FUE की तरह ही अच्छी है। जी इसके अलावा और कोई भी टेक्निक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बठिंडा में कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा छोटा शहर है, ऐसा नहीं है कि हम छोटा काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ बड़ा शहर है, या दिल्ली बड़ा शहर है, बॉम्बे बड़ा शहर है, या अमेरिका, जापान, जी सब में यहाँ पे सब जगह पे सेम टेक्निक यूज होती है। ओके सेम, बस इसमें फ़र्क क्या है कि थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन का फ़र्क है, ओके और एक्सपीरियंस। ओके सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है एक्सपीरियंस, कि आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए आपकी डॉक्टर को कितनी नॉलेज है, और आपका टीम कितनी एक्सपर्ट है ट्रांसप्लांट करने के लिए। जी दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। ओके टेक्निक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ज़्यादातर टेक्निक कई डॉक्टर FUT करते हैं, कई डॉक्टर FUE करते हैं। इसके अलावा सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि लेज़र से करते हैं, ओके या फिर रोबोट से करते हैं, या फिर कई और भी मेरे ख्याल से नाम लिए जाते हैं FUE टेक्निक के। ये जस्ट कंफ्यूजन है।
पेशेंट को लगता है कि नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे यही 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और कोई भी जो इसमें एक्सपर्ट है वो अच्छी करेगा। लेकिन FUE टेक्निक को हमने थोड़ा सा बेटर किया है। इसमें हम प्लाज्मा ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं G फैक्टर FUE, जिसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ऐड करते हैं, जिससे कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट थोड़ा बेटर आता है और आपके जो पहले के बाल हैं वो झड़ने, जो अगर झड़ रहे हैं तो उससे वो झड़ने थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन उसको भी FUE टेक्निक ही कहा जाता है, करने का मेथड वो भी सेम ही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बड़े शहरों में बड़ी टेक्निक यूज़ होती है, छोटे शहरों में छोटी टेक्निक यूज़ होती है, हर जगह पे सेम टेक्निक यूज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे हम करते हैं, कैसे हम हेयर लाइन बनाते हैं, कितने टाइम में हम ट्रांसप्लांट को ख़त्म करते हैं, और कौन से ग्राफ्ट हैं हमने कहाँ पे लगाने हैं, अच्छे ग्राफ्ट हमने आगे लगाने हैं या पीछे लगाने हैं, कैसे हमने बालों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज़ ऑल मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट मैटर ऑफ टेक्निक। जी डॉक्टर साहब, आपने, मुझे एक बात अच्छी लगी कि आप भी कोई ना कोई टेक्निक का नाम देके नई टेक्निक लॉन्च कर सकते थे। आपने ये बताया कि 10 सालों से आप एक ही टेक्निक पे काम कर रहे हैं। इससे मुझे एक बात याद आ गई, कहते 100 जगह पे 1-1 फीट का खड्डा खोदने की बजाय एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा खोदेंगे तो पानी भी निकल आएगा बाहर। तो आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि लोगों में रिजल्ट आना तो डेफिनेटली बनता ही है। बिल्कुल। हम कभी भी किसी पेशेंट को हम कंफ्यूज नहीं करते हैं जी। अलग अलग टेक्निक का नाम देके हम पेशेंट्स को नहीं कंफ्यूज करते हैं। हम पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि ऐसे ट्रांसप्लांट होगा, ऐसे होगा। ये जरूर है कि जो रिजल्ट है पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर आपका डोनर स्ट्रांग है, अगर बाल अच्छे हैं, ग्राफ्ट में एक में 2-2, 3-3, 4-4 बाल हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर एक ग्राफ्ट में बाल कम है, 1 या 2 बाल ही हैं या पतले बाल हैं तो रिजल्ट कम आएगा। एरिया ज़्यादा है कवर करने के लिए तो रिजल्ट कम आएगा। एरिया कवर करने के लिए कम है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए रिजल्ट जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, टेक्निक सेम है। जी डॉक्टर साहब, ओके। तो चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बातों से संतुष्ट हूँ और मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाई है कि ये जो लोग हैं जो डरते हैं ट्रांसप्लांट से वो भी करवाएं। तो डॉक्टर साहब अब करें प्रोसीजर शुरू? बिल्कुल, अब स्टार्ट करते हैं। जी।